तो आज के लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक ऑफ फ्रिक्शन पहले पढ़ेंगे, फिर स्टैटिक एंड काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ये समझेंगे, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हम ये समझेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे, और कमिंग क्लासेस में हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। राइट? तो चलिए बेसिक ऑफ फ्रिक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए आप ये पहले समझिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो क्या ये ऑब्जेक्ट तुरंत मूव करने लगेगा? सपोज कीजिए आप बहुत हल्का फोर्स लगा रहे हैं एक टेबल पे, एक भारी से टेबल पे, तो वो तुरंत मूव नहीं करेगा। फिर आप थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो वो मूव करेगा। राइट? तो एक ऐसा होता क्यों है? एक फोर्स जो है उसके सरफेस पे लग जाता है जो कि अपोजिट ऑफ योर अप्लाइड फोर्स होता है। अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उसके सरफेस पे एक फोर्स लगता है जो कि अपोजिट होता है इसका और सेम मैग्नीट्यूड का होता है। सेम मैग्नीट्यूड का होता है बोलने का मतलब अगर आप 10 न्यूटन का लोड लगा रहे हैं तो ये 10 न्यूटन का लोड जनरेट कर देता है। राइट? तो समझ में आ गया कि बॉडी जब हम मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो मूव क्यों नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बॉडी मूव कर जाएगा। तो वो जो फोर्स हमें बॉडी को मूव नहीं करने दे रहा है वो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम समझ गए फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस मोशन। क्लियर है? ये फ्रिक्शन फोर्स जो है मोशन को अपोज करता है। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो जो दो इनकंसिस्टेंट सरफेसेस हैं वो आपस में स्लाइड करने से रोकते हैं। जैसे ये सरफेस है और ये सरफेस है, इनका सरफेस कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके के सरफेस को हम इनकंसिस्टेंट सरफेसेस कहते हैं। आप जब बहुत जूम आउट करके सरफेस को देखेंगे तो आपको सरफेसेस इस तरीके के नजर आएंगे और यही फ्रिक्शन को जन्म देते हैं। राइट? तो अब हम समझते हैं कि एक पॉइंट के बाद ये बॉडी मूव कैसे कर जाता है। अगर हम लोड बढ़ाते गए तो बॉडी मूव कैसे कर जाएगा। चलिए एज्यूम करते हैं कि हमने 10 न्यूटन का लोड लगाया इस ब्लॉक पे। 10 न्यूटन का लोड लगाया, हमने देखा मोशन नहीं हो रहा है। हमने फिर 20 न्यूटन का लोड लगाया, 2 लोग आके लोड लगा रहे हैं, अभी भी देखा ब्लॉक मूव नहीं किया। हमने 3 न्यूटन का लोड लगाया, 3 लोगों को बुला लिया लोड लगाने के लिए, सब 10-10 न्यूटन लगा रहे हैं। तो 30 न्यूटन लोड पे भी मोशन नहीं हुआ। हमने 40 न्यूटन लगाया, मोशन नहीं हुआ। फिर हमने 50 न्यूटन लगाया, अब मोशन हो गया। आखिर हुआ क्या कि 40 न्यूटन लोड तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था पर 50 न्यूटन लोड पे ब्लॉक मूव कर गया। क्या तब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है? फ्रिक्शन तो तब भी लग रहा है क्योंकि हम ये समझ गए कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन अपोजिट में लग जाएगा और वो भी बराबर मैग्नीट्यूड पे लगेगा। जब ये 10 था तो ये 10 होगा, जब ये 40 था ये 40 होगा। पर ऐसा क्या होता है कि ब्लॉक मूव कर जाता है? तो चलिए समझते हैं उस चीज को। ठीक है? ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक का जो डायमेंशन है वो 8 इंटू 8 है, मतलब उसका लेंथ 8 है तो हाइट भी 8 है। आप सेंटीमीटर मानिए, मीटर मानिए, इंच मानिए, यूनिट आप कुछ भी मान सकते हैं। और इस ब्लॉक का जो वेट है वो 40 kg का है। तो अगर आप कोई भी ब्लॉक इसी सरफेस पे मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ब्लॉक का वेट क्या है और ब्लॉक का डायमेंशन क्या है ये तो आपको मालूम होगा। तो चलिए इस पे हम पहले 10 न्यूटन का लोड लगाते हैं। अब जैसे हम 10 न्यूटन का लोड लगाएंगे इस पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाएगा। अब ये 10 न्यूटन का लोड और ये 10 न्यूटन का फ्रिक्शन जो है जैसे इस ब्लॉक पे लगेगा, आप देखिए ये एक डिस्टेंस पे लग रहे हैं दोनों। तो हमें मालूम है कि अगर दो फोर्सेस एक डिस्टेंस पे हों तो ये एक कपल जनरेट करते हैं। ये फोर्स एक डिस्टेंस पे है इस फोर्स से और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो ये एक कपल जनरेट करेंगे। अब तो ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो कपल ऐसे जनरेट करेंगे इस टाइप से। राइट? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कपल हो गया। तो ये एक कपल जनरेट कर रहे हैं।
और जो कपल का वैल्यू होगा वो होगा 40 न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स है और डिस्टेंस हमारा 4 है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक 8x8 है, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया। अब जैसे ये मोमेंट लग रहा है, ये कपल लग रहा है, तो इस कपल के लगने की वजह से ये बॉडी मेरा अनइक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए जो वेट की वजह से जो हमारा नॉर्मल लग रहा था वो इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि इससे भी एक कपल जनरेट होगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा और डिफरेंट इन डायरेक्शन होगा। अब ये वेट मेरा 40 न्यूटन का है, ये तो इसी पॉइंट पे हमेशा लगता रहेगा ऑन इट्स सेंट्रोइड। पर नॉर्मल जो है, अगर आप नॉर्मल देखते हैं तो वेट के लाइन ऑफ एक्शन पे ही नॉर्मल होता है, पर जैसे फ्रिक्शन लगता है एक मोमेंट जनरेट होता है। इस मोमेंट को कैंसिल आउट करने के लिए ये वेट और नॉर्मल मिलके एक और मोमेंट क्रिएट करते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, ये नॉर्मल अगर इधर ना मूव करके इधर मूव करता तो क्या होता? ये कपल कुछ ऐसा जनरेट होता, फोर्स इधर था और एक फोर्स इधर था, मतलब ये कपल इस तरीके से जनरेट होता, राइट। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगा तो ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, ये एड अप हो जाएंगे, राइट। तो हमें एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट कराना है, इसलिए हमारा जो नॉर्मल है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, ना कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो वेट हमारा 40 था, कपल हमें 40 ही जनरेट करना है, तो हमारा नॉर्मल इस तरीके से मूव करेगा, मतलब एक यूनिट मूव करेगा। तो 40 इंटू 1 40 न्यूटन मीटर का हमारा जनरेट हो गया कपल। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब अभी ये बॉडी मूव नहीं करेगा। अब देखते हैं, हमने 40 न्यूटन लोड लगाया, 40 का फ्रिक्शन लगा, कपल कितने का हो जाएगा? 40 इंटू 4, ये डिस्टेंस 40 इंटू 4, तो कपल हो गया हमारा 160 न्यूटन मीटर का। तो अब ये बॉडी 160 न्यूटन मीटर का कपल जनरेट करेगा। इसको कैंसिल आउट करने के लिए तो नॉर्मल इस तरीके से मूव करेगा, नॉर्मल मूव कर गया। नॉर्मल अपने आप को 160 का कपल बनाने के लिए कितना मूव करेगा? 4 यूनिट्स, तो 40 इंटू 4 अगेन 160 मूव कर गया। बट अब ये ध्यान देना है, जो इस ब्लॉक का डायमेंशन था, ब्लॉक का डायमेंशन क्या था? 8x8, मतलब ये ब्लॉक का डिस्टेंस था 4, राइट। अगर पूरा डायमेंशन 8 था तो हाफ इसका 4 होगा। तो अब ये नॉर्मल इसके आगे जा नहीं सकता, राइट। अब ये जाएगा नहीं, तो इसके बाद अब जो भी लोड लगेगा इस ब्लॉक को मोशन में कर देगा। ये देखिए, कपल तो 40 का ही लग रहा है, वेट भी 40 का लग रहा है, तो कपल जो कैंसिल आउट कर रहे थे इसके मोशन को, इसको इक्विलिब्रियम में जो रख रहा था कपल, वो 40 तक ही रखेगा, मतलब 160 का ही कपल रखेगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है वो इसको मोशन में लेकर आ जाएगा। तो जैसे हमने 50 न्यूटन का लोड लगाया, अब ये नॉर्मल इसके आगे नहीं जा सकता, तो जो एक्स्ट्रा लोड था हमारा 10 न्यूटन का, ये इसको मोशन में लेकर आ गया। बात समझ में आई? तो ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा था, कब तक नहीं कर रहा था? इस केस में जब हम 10, 20, 30, 40 तक लोड लगा रहे थे, हमारा बॉडी मूव नहीं कर रहा था। तो आप इस चीज़ को गौर से देखिए कि जब हम 10 न्यूटन का लोड लगाए थे, मेरा नॉर्मल जो था वो 1 मीटर अपने राइट हैंड साइड मूव किया, इसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, राइट। अब ये चीज़ जैसे हम लोड बढ़ाएंगे ये भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो जब हम फोर्स 10 दिए, हमारा फ्रिक्शन कितना था? 10। जैसे हम फोर्स 20 देंगे, हमारा फ्रिक्शन फिर 20 देगा। जैसे हमने फोर्स 20 दिया, हमारा फ्रिक्शन 20 दिया। पर नॉर्मल का पोजीशन ये अपने 2 यूनिट से दूरी आके एक्ट किया। जैसे हम 40 देंगे, ये नॉर्मल मेरा आप देखिए 4 मीटर की दूरी पे आके एक्ट कर रहा है। अब इसके बाद ये नॉर्मल आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे पॉइंट पे जो है हमारा जो ग्राफ प्लॉट होता है, जिसके बाद अब ये ब्लॉक मूव करेगा। अब इसके बाद जो भी आप लोड लगाएंगे ये ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि ये जो कपल जनरेटेड था
क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज में अब इसको नहीं रोक सकता ये, क्योंकि नॉर्मल अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सरफेस का डायमेंशन ही वैसा है जो ब्लॉक हम रखे हुए हैं, राइट। तो जब तक हमारा ये फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे इस ब्लॉक को मूव नहीं करा रहा था, तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ये फोर्स बढ़ा, जो अप्लाइड फोर्स बढ़ा, ये मोशन में बॉडी आ गया, तो ग्राफ सडन डाउन होगा और उसके बाद फोर्स बढ़ता जाएगा, पर डायनेमिक फ्रिक्शन कांस्टेंट ग्राफ प्लॉट कर देगा। बात समझ में आई? तो हम समझ गए कि ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जो है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन स्टैटिक है। ये पॉइंट जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन है। डायनेमिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों एक ही नाम है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना था कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। तो जब बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, जब बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी मोशन में अगर नहीं आ रहा है और तब तक जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। जब बॉडी पे आप फोर्स लगाए, बॉडी मोशन में आ गया, उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन हुआ। और जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिस पॉइंट पे बॉडी मूव कर जाता है, जिस पॉइंट पे बॉडी मूव कर जाता है, वो फ्रिक्शन जो है हम कहते हैं कि वो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इससे आगे बॉडी अब मूव कर जाएगा। तो एक बार डेफिनेशन आप चेकआउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स resisting applied force when object are at rest. Limiting friction is the maximum static friction force after which body start to move. और kinetic और dynamic friction क्या होता है? It is a friction force resisting applied force when object are at motion. ये तीन डेफिनेशन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन में। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन बहुत आसान है, आपको बस समझना है। लॉ में पहला लॉ ये कहता है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। बोलने का मतलब क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जहां जहां मैं इट लिख रहा हूं आप समझेंगे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लिख रहा हूं। डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेस। मतलब अगर ये रबड़ है और ये भी रबड़ है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो, और ये मेटल है और ये भी मेटल है, इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो, ये दोनों फ्रिक्शन आपस में अलग होंगे। तो फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है। वही चीज पहला लॉ कहता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। किस तरह का सरफेस है? लेदर सरफेस है, ग्लास सरफेस है, वुड सरफेस है, तो हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ग्लास पे आप जल्दी आराम से किसी चीज को आप पुश कर सकते हैं, पर अगर मैं आपको रबड़ सरफेस दे दूं तो आपको पुश करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा उसमें, राइट। अब दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है, जैसे दो सरफेसेस है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि फ्रिक्शन जो है हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस लगता है। टेंजेंशियल का मतलब क्या है? टेंजेंशियल का मतलब है अगर मान लीजिए ये सरफेस है तो ये हुआ नॉर्मल और ये हुआ टेंजेंशियल। सरफेस के पैरेलल अगर वो लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं ये मेरा टेंजेंशियल है। अगर सरफेस पे 90 डिग्री बना के लग रहा है तो हम बोलते हैं ये नॉर्मल है। तो फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल लगता है। देखिए इस तरीके से जैसे हम लोड लगाएंगे फ्रिक्शन हमारा इस तरीके से लग जाएगा। अब तीसरा क्या कहता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफ द सरफेस। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारा नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल आप देखिए इस मैक्सिमम अपने पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अब ये नॉर्मल जैसे हमारा फ्रिक्शन बढ़ रहा था ये नॉर्मल अपना पोजीशन बढ़ा रहा था। इस पॉइंट के बाद अब ये हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर देगा डायनेमिक फ्रिक्शन में।
तो फ्रिक्शन जो है इस नॉर्मल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, नॉर्मल भी अपना पोजीशन बदलता जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट से ये लॉ लाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफ द सरफेस। तो फ्रिक्शन जो है हमारा फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है। फ्रिक्शन बढ़ेगा नॉर्मल बढ़ेगा, फ्रिक्शन कम होगा नॉर्मल कम होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। इसके हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, हम समझेंगे। राइट, अब ये लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें लिखा हुआ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एज सो लॉन्ग एज नॉर्मल बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट रिमेन द सेम। इसमें कई बच्चे मुझसे ये बोले कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है, इस पे मैं इतना बड़ा ब्लॉक रखता हूँ और एक और सरफेस है जिस पे मैं छोटा सा ब्लॉक रखता हूँ, तो ये सरफेस तो कम एरिया कांटेक्ट है, ये ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ तो सर ज़्यादा फ्रिक्शन लगना चाहिए ना, यहाँ तो कम फ्रिक्शन लगना चाहिए। बट लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये मटेरियल वही है, ठीक है, सेम मटेरियल है दोनों, और अगर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन, अगर मैं यहाँ 10 न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ और यहाँ भी मैं 10 न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन एक पॉइंट पे लगेगा और इसके अपोजिट लगेगा। राइट, बात समझ में आई? तो ये सरफेस एरिया कितना भी हो इसका, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है वो इस लोड पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए। अगर सरफेस कैसा भी हो, अगर लोड ही कम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा। राइट, तो वो एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता कि इतना बड़ा एरिया है, इस पे इतना छोटा सरफेस को रख के मैं लोड लगा दूं, या इतना बड़ा एरिया है इसमें इतना बड़ा सरफेस लगा के लोड लगा दूं। फ्रिक्शन जो डिपेंड करेगा वो करेगा आप लोड कितना लगा रहे हैं और ये नॉर्मल कहाँ तक जा रहा है। अब इसमें नॉर्मल यहीं आके ख़त्म हो जाएगा और इसमें नॉर्मल ज़्यादा दूर तक आएगा। अगर इसमें मान लीजिए 2 मीटर पे आके नॉर्मल ख़त्म होता है तो इस पर 4 मीटर पे आके नॉर्मल ख़त्म होगा। राइट, तो हमें ये समझना है कि फ्रिक्शन जो है सरफेस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना एरिया सरफेस का ज़्यादा है। अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन डिपेंड करता है वो नॉर्मल कहाँ तक लेके जा रहा है। अगर बड़ा सरफेस होगा तो नॉर्मल बहुत दूर तक उसको मूव करने नहीं देगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज में कपल जनरेट करता रहेगा। अगर सरफेस छोटा होगा तो नॉर्मल बहुत जल्दी अपना दम तोड़ देगा कि भैया इसके आगे तो अब फोर्स लगा तो तुम जाओ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ना कि सर्फ एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना ज़्यादा होगा उस पर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने 4 लॉ पढ़ा। पहला कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो किस तरह का सरफेस है उस पर डिपेंड करता है, रबड़ का है, वुड का है, ग्लास का है। फिर फ्रिक्शन जो है हमेशा टेंजेंट टू द सरफेस लगेगा, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल है, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना रहेगा, इतना ज़्यादा। ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ये हो या फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट ये हो, हम एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है नॉर्मल पे। नॉर्मल कब तक अपना मैक्सिमम पोजीशन ले और एंटी क्लॉकवाइज में या फिर जो आप डायरेक्शन रख रहे हैं द अपोजिट कपल जनरेट करता रहे, जो कि हमें मोशन करने से रोके। राइट, जैसे वो अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जैसे ये पॉइंट पे पहुंच गया, अब जैसे इसके आगे तो वो कुछ कर नहीं सकता, तो अब जो एक्स्ट्रा लोड लगेगा इसको मोशन दे देगा। तो ये है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ड्राई फ्रिक्शन। राइट, ड्राई फ्रिक्शन एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, एक रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन आप देखिए इमेज मैंने दिखा रखा है, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये रोलिंग फ्रिक्शन है और इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और फ्लूइड फ्रिक्शन जो हमारे फ्लूइड पे लगता है, जैसे यहाँ या फिर एरोप्लेन जब हवा में उड़ता है उस वक्त, तो जितने भी फ्लूइड फ्रिक्शंस होंगे वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन पढ़ना है। राइट, तो आगे अब फ्रिक्शन को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सके। टेक केयर।